हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज नीट 2020 का क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करने जा रहे हैं। 20 तक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% ऑफ कार्बन। तो रॉट आयरन इम्प्योर आयरन नहीं है, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जिसमें इसका जो कार्बन का परसेंटेज 0.5 से 1% के बीच में रहता है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 4%, तो ए ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। उसके बाद ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर का जो अपीयरेंस है ये ब्लिस्टर्ड है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के वजह से इसका ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस है। सी, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वन आर्कल प्रोसेस। तो यहाँ पे वन आर्कल प्रोसेस जो है, वेपर फेज रिफाइनिंग वन आर्कल प्रोसेस, जर्कोनियम, टाइटेनियम, हैफेनियम, इसके लिए वन आर्कल प्रोसेस होता है वेपर फेज रिफाइनिंग। मॉन्स प्रोसेस जो है निकल के लिए होता है, मॉन्स प्रोसेस निकल के लिए होता है। डी, पिग आयरन वुड बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स। तो पिग आयरन जो है इसको कास्ट आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, कास्ट आयरन में, और उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो पिग आयरन कैन बी कास्टेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। ये NCERT में आपको लिखा हुआ है डायरेक्टली। यहाँ पे पिग आयरन से कास्ट आयरन, उसके बाद इसको कास्ट किया जाता है डिफरेंट शेप्स में। तो इसका आंसर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। Question 22, a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? तो A, -I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। तो CH3 का -I ग्रुप नहीं होता है। B, +R इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। तो CH3 ग्रुप का +R इफेक्ट तो होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। C, -R इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। तो -R इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप भी नहीं होता है। तो D, हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन से हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो और इसमें कम 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा, इसलिए ये मोर स्टेबल है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट। तो ए, सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट, तो इसमें जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है ये एनायनिक डिटर्जेंट है, एनायनिक डिटर्जेंट है। लॉन्ग कार्बन चेन जो है वो एनायनिक है, इसके वजह से ये एनायनिक डिटर्जेंट है। तो सेकेंड, एस्टेरेट भी एनायनिक डिटर्जेंट है। डो डिसाइल बेंजीन सल्फेट, सोडियम डो डिसाइल बेंजीन सल्फेट, ये भी एनायनिक डिटर्जेंट है। ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ये पार्ट जो है कैटायनिक पार्ट है, तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट है, इसका C इसका करेक्ट आंसर होगा। 24, द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन इज A, बीटा एलिमिनेशन, B, follows Zetsev rule, C, dehydrohalonation reaction, and D, dehydration reaction। तो 2 ब्रोमोपेंटेन
टू ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो टू ब्रोमोपेंटेन टू ब्रोमोपेंटेन है, बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये E2 रिएक्शन देगा, ये E2 रिएक्शन देगा, और यहाँ पे E2 रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे जो E2 रिएक्शन में जो बेस जो एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन को, वो बीटा पोजीशन में करता है। तो अगर ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका ये अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा एलिमिनेशन में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ से Br एब्स्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट केस में। दूसरा केस में क्या होगा, जो बीटा यहाँ पे एक ना हो करके दो बीटा है, तो यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ से भी H एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है और यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये से Br एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ से Br जो दो प्रोडक्ट बनेगा, इसका दो प्रोडक्ट बनेगा। इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन द प्रोडक्ट इज दैट alkene which has greater number of which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। तो जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम में ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, वो अल्किन ज़्यादा बेटर होगा। तो ये इसका जो प्रोडक्ट होगा ये जो मोर स्टेबल है, तो ये सेट्जेब रूल को फॉलो करता है और यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये बीटा एलिमिनेशन है, सही है। उसके बाद जेटसेप रूल को फॉलो करता है, उसके बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। तो A B C सही है और डीहाइड्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता है। तो डी इसका ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी सी जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन 25, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो उसमें से ऑप्शन पहला दिया हुआ है इथेनॉल और एसीटोन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ जो रॉल्ट लॉ के अनुसार जो प्रेशर आना चाहिए उससे उसका प्रेशर हाई है, और से जो वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा है। तो वेपर प्रेशर तब ज़्यादा होगा जब उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो ईजिली एस्केप कर सकता है, इसके वजह से उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब उसके बीच में दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन वीक होगा तो वो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब इथेनॉल मॉलिक्यूल था तो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग था, इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। जो एसीटोन के वजह से इसका जब इथेनॉल और एसीटोन का जब मिक्सचर है, और एसीटोन का मिक्सचर है, तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगा और इसका जो इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये वीक हो जाएगा। जब ये मिक्सचर रहेगा इथेनॉल और एसीटोन का, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक रहेगा और ये जल्दी एस्केप करेगा। तो ये ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। बी ऑप्शन बेंजीन और टोल्यून ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन है। ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। उसके बाद एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की वजह से इसका जो इंट्रैक्शन है एसीटोन मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है वो वीक है। और जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर रहेगा तो इसमें जो इंट्रैक्शन है क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, इसकी वजह से
इसका जो रॉल्स लॉ से डिक्रीज करेगा इसका वेपर प्रेशर, जो रॉल्स लॉ से इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा और ये नेगेटिव डेविएशन को शो ये करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। तो ये ऑप्शन नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। उसके बाद क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा और ये रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है, ये रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है। Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligand to form coordination compound? तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस क्वेश्चन है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज I माइनस सबसे वीक I माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद HCN, उसके बाद फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद H2 माइनस, उसके बाद F माइनस, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद ऑक्जिलेट आयन, उसके बाद H2O, उसके बाद NCS, उसके बाद एडिटा 4 माइनस, उसके बाद NH3, उसके बाद EN, उसके बाद CN, उसके बाद CO। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस पे बेस क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले तो CN लास्ट में होना चाहिए। स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा साइनाइड आयन का है, तो साइनाइड आयन को सब करेक्ट ऑप्शन होगा, वो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, HCN माइनस, उसके बाद F माइनस, उसके बाद ऑक्जिलेट आयन, उसके बाद CN माइनस। ये इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो साइनाइड का ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल के बेस पे क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक एमिनो एसिड? तो बेसिक एमिनो एसिड कौन है? तो 3 बेसिक एमिनो एसिड है। पहला हिस्टिडीन, दूसरा लाइसिन और तीसरा अर्जिनिन। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें है। इसका जो ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। लाइसिन जो है ये बेसिक एमिनो एसिड है। बेसिक एमिनो एसिड बोलने का सेंस ये है कि इसमें अमीनो ग्रुप ज़्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप से। अमीनो ग्रुप का जो अमीनो ग्रुप है वो ज़्यादा है कार्बोक्सिल ग्रुप से, इसलिए ये बेसिक अमीनो एसिड है। क्वेश्चन 28, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallizes? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा, NaCl। NaCl जो ऑप्शन है वो सही होगा। जब HCl गैस को पास करेंगे सॉल्यूशन से, NaCl का सॉल्यूशन से, जब HCl गैस को पास करेंगे NaCl का सॉल्यूशन से, NaCl सॉल्यूशन से, जब HCl को पास करेंगे NaCl सॉल्यूशन से, तो NaCl KSP gas is passed through NaCl solution, then chloride ion concentration increases. Chloride ion concentration increases considerably
the ionic product exceed KSP। जब आयनिक प्रोडक्ट KSP से इंक्रीज हो जाएगा तो KSP से जब आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो ये PPT का फॉर्मेशन करेगा, और ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ये क्रिस्टल के फॉर्मेशन करने लगेगा। जब आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा होगा तब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होने लगेगा, और ये का बेस्ट आंसर होगा NaCl। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेश्चन 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर जो है नेचुरल रबर है जिसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन है, इसको जब पॉलीमराइज करेंगे तो ये बनाएगा, पॉलीमराइज करेंगे इसको तो पॉलीमराइज करने पे ये पॉलीआइसोप्रीन बनाएगा, पॉलीआइसोप्रीन। आंसर फर्स्ट cis14 पॉलीआइसोप्रीन। दूसरा बी है पॉलीब्यूटाडाइन स्टेरिन। तो ये बुना एन इसका ये पॉलीब्यूटाडाइन है, तो ये ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइज करके बनाया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सिंथेटिक है। बी सी और डी जो सिंथेटिक है। और उसके बाद क्वेश्चन 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट इट फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड। हाँ, तो ये बी ऑप्शन भी सही है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है तो कार्बोक्सी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड का है वो रिड्यूस हो जाता है। ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है मोर स्टेबल होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन से। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है और यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है वो इनकम्प्लीट कंबसन की वजह से होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ये सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। तो सुक्रोज एक डाइसैकराइड है जिसको हाइड्रोलाइसिस करने पे दो मोनोमर बनता है, पहला बनता है ग्लूकोज और दूसरा बनता है फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और बीटा डी फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 32 द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विथ Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो नर्व सिग्नल को ट्रांसमिशन करने के लिए सोडियम पोटासियम पंप रिस्पॉन्सिबल है। तो सोडियम पोटासियम पंप के वजह से नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है, नर्व सिग्नल का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, पोटासियम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है, हमको लगता है इस पेपर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इज सो सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सबका 1 ग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सबको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कैलकुलेट करने के लिए सबका मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट का मोल कितना होगा, फर्स्ट का मोल 1/108। दूसरा का मोल कितना होगा 1/24। तीसरा का कितना होगा 1/32 इंटू आइटम्स पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1/16। तीसरा जो है 1/7। तो इसमें जो
मोल सबसे मोल किसका है, तो 1/7 इसका मोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा इसी में है, तो इसका मोल सबसे ज़्यादा, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स होगा। नंबर 34, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 34, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 LU 175 71 respectively. नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू एटॉमिक नंबर, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 71, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 71, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको फाइंड आउट करना था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू A माइनस जेड, मतलब 175 माइनस 71 इक्वल टू 104। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, 71, 104 एंड 71। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन दिया हुआ है CH4 प्लस Cl2, 4Cl2 gives CCl4 प्लस 4HCl। तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 8 का स्टूडेंट भी बना सकता है, इतना टफ क्वेश्चन है। तो इसका जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा, -4 + 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 36, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए Cr2 plus D4 is a strong reducing agent than Fe2 plus D6 in water। तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद द ट्रांजिशन मेटल and their compound are known for catalytic activity due to the adopt multiple oxidation state and to form complexes। तो हाँ, ये बात भी सही है, बी भी सही है, क्योंकि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेरिएबल है, इसके वजह से इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता है, तो ये भी सही है, और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद सी interstitial compounds are those that are formed when the small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen or boron are trapped inside the crystal of lattice of metal। मेटल का लैटिस है, उसमें इंटरस्टिशियल साइट है, वहाँ पे स्मॉल एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इंटरस्टिशियल साइट में रहता है, तो इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम Cr2O4 2 Cr2O7 2-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका ऑक्सीडेशन +6, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों का सेम है, तो इसका सही होगा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट। क्वेश्चन 37, फॉर रिएक्शन 2Cl गैस टू Cl2 गैस। क्वेश्चन 37, फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस टू Cl2 गैस, द करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसमें ΔH नेगेटिव होता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हीट रिलीज होता है, तो इसका ΔH क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद बोल रहा है इसका जो इंट्रोपी जो है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दो आइटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो यहाँ पे इसका जो ΔS है, इसका जो इंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका इंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, तो ये ΔS भी क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, तो वहाँ पे 2, तो 1 - 2
इक्वल टू इसका जो एंट्रोपी है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे 2 है, एक कंबाइन कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 आइटम से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्रोपी इसका डिक्रीज कर रहा है। होगा डी डेल्टा एच जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी भी इसका नेगेटिव होगा। 38 द मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो जीटा पोटेंशियल क्या होता है, AgNO3 प्लस Ag प्लस Ki इन एक्सेस, तो ये क्या होगा, AgI बनाएगा और उसके बाद KNO3। तो होता क्या है, जो AgI है, जब Ki का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी के अनुसार जो आयन कॉमन है वही आयन एडजॉर्ब होता है। तो यहाँ पे I माइनस एडजॉर्ब होगा तो ये एक लेयर बना लेगा, इसको फिक्स लेयर बोलेंगे। I माइनस का एक लेयर बन गया है, इसको फिक्स लेयर बोलेंगे। और इसके सराउंडिंग में K प्लस का लेयर बन गया, K प्लस का लेयर बना हुआ है, इसको बोलेंगे डिफ्यूज लेयर। ये दोनों के बीच में ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और ये इस पोटेंशियल को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। और अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूल AgI है और यहाँ पे I माइनस एब्जॉर्ब हुआ है और उसके बाद फिर K प्लस एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये जो K प्लस है और यहाँ भी K प्लस है, ये K प्लस फेल करेगा और ये कोगुलेट, ये एसोसिएट नहीं करेगा, ये एग्रीगेट नहीं करेगा। तो जिसका जीटा पोटेंशियल ज़्यादा वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके वजह से तो जीटा पोटेंशियल जो है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को डिटरमाइन करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 9 यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म A which will decompose to form B when passed through the CO2 plus aqueous deep blue color solution C is formed. What is the formula of C? तो यूरिया NH2 CO NH2 इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये एक कंपाउंड बनाया, NH4 2CO3 अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया, जिसको डिकम्पोजिशन के बाद अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हुआ। जब ये अमोनिया गैस जब कॉपर के साथ रिएक्ट किया तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। इसका जो कलर है वो डीप ब्लू कलर है और ये इसका जो आंसर होगा सो बी ऑप्शन होगा। मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। CO प्लस H2 ये सीन गैस है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट ये टेम्पोररी हार्डनेस है। तो A का 3 और B का 1 और B2H6 ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो C का 2 और D का H2O2 ये ओपन बुक लाइक का स्ट्रक्चर होता है और ये नॉन प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो ऑप्शन जो है A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4, तो इसका ऑप्शन A जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। 41 मैच द फॉलोइंग। कार्बन मोनोक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोक्साइड न्यूट्रल होता है। बेरियम ऑक्साइड ये
ये बेरियम ऑक्साइड बेसिक होता है, बेरियम ऑक्साइड बेसिक होता है। उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। उसके बाद Cl2O7 ये जो होता है एसिडिक होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए का 2, बी का 1, उसके बाद सी का 4, डी का 3। तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन 42, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10⁻³ second inverse. The time required to reduce 2 gram of reactant to 0.2 gram. तो टाइम कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है, तो रेट कांस्टेंट 2.303 log A/A-x/t, ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 4.606 into 10⁻³ 2.303/t log ए का वैल्यू दिया हुआ है लॉग ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 और ये रिड्यूस हो करके 0.2 हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जो रिड्यूस हो करके 2 हो गया तो इसका जो A-x जो है वो 2 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। इसका A-x जो है वो 0.2 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये log 10 आएगा, log 10 का वैल्यू 1 log 10 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे 2.303/4.606 into 10⁻³ तो ये log 10 का वैल्यू 1 होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाय इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा t = 500 सेकेंड। t = कितना होगा, t = 500 सेकेंड। तो इसमें देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन 43, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन में हमको मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब टर्मिनल अल्कीन में मिथेनॉल नहीं बनेगा, बी में भी मिथेनॉल नहीं बनेगा, यहाँ पे लगा देंगे O, तो इसमें भी मिथेनॉल नहीं बनेगा, बी में भी मिथेनॉल नहीं बनेगा। सी जो है, सी का स्ट्रक्चर गौर से देखने की बात है। सी का स्ट्रक्चर CH2 तो इसको क्या करते हैं, वो दे देते हैं। तो यहाँ पे ये HCHO बन गया, तो ये क्या है, मिथेनॉल है। तो ये किस में बन रहा है, तो इसका जो ऑप्शन जो है ये जो बन रहा है सी ऑप्शन में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका जो 43 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड एल्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, जब अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्केन। तो जब हम अल्काइल हैलाइड डिफरेंट लेंगे तो 3 प्रोडक्ट का, जब अल्काइल हैलाइड सेम लेंगे तो एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा RR का। जब अल्काइल हैलाइड हम डिफरेंट लेंगे तो मेरा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं R' लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब इसको सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, जब इसको ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये फर्स्ट बार में इसका 2 मॉलिक्यूल से ये क्या बना लेगा, RR बना लेगा। दूसरे बार में ये इसका मॉलिक्यूल से R' बना लेगा। उसके बाद थर्ड में ये बना लेगा R'। तो ये 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जब मिक्सचर ऑफ
और जब इसका इक्विवेलेंट फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्केन। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, जे वुड्स रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन एक एप्रोप्रिएट मेथड है सिमेट्रिकल अल्केन को सिंथेसाइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए वुड्स रिएक्शन। देखते हैं फर्स्ट 2,3 डाइमिथाइल। तो ये सिमेट्रिकल अल्केन है, तो ये बनेगा, इसका जो यील्ड जो है, और सिमेट्रिकल अल्केन का जो यील्ड होता है वो अच्छा होता है इन कंपेरिजन टू अनसिमेट्रिकल अल्केन। अनसिमेट्रिकल अल्केन में 3 प्रोडक्ट बनता है, अल्केन का यील्ड अच्छा होता है, तो ये सिमेट्रिकल अल्केन है तो ये बनेगा। उसके बाद हेक्सेन भी बनेगा। हेक्सेन भी सिमेट्रिकल अल्केन है, 6 कार्बन का है, तो ये भी, इसका भी यील्ड अच्छा होगा। इसका भी यील्ड अच्छा होगा, ये भी गुड यील्ड में बनेगा। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन का भी कार्बन 4 है, तो ये इवन कार्बन है, तो ये भी अच्छा यील्ड में बनेगा। उसके बाद है हेप्टेन। तो हेप्टेन जो है 7 कार्बन का है, तो इसका जो यील्ड है, क्योंकि ये ऑड कार्बन का है, तो इसमें इसका जो ऑड कार्बन है, तो इसका जो यील्ड है जो इसका जो यील्ड है वो अच्छा नहीं होगा। तो इसका जो फर्स्ट इसका जो आंसर है वो सी, इसका आंसर सही है। उसके बाद एनिजोल ऑन क्लीवेज विथ HI। तो एनिजोल को HI के साथ क्लीव करेंगे, तो HI के साथ क्लीव करने पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। ये रेजोनेंस के वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा। और जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो यहाँ पे H लगेगा और इसमें I लगेगा, तो इसका प्रोडक्ट फेनॉल प्लस CH3I, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एनिजोल का प्रोडक्ट बनेगा।